अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये जो लॉस हैं ये आज करेंगे, ठीक है। 3 लॉस हैं, तीनों के तीनों आज करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे, मास और वेट क्या होता है इसको समझेंगे। देखें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मास ही वेट होता है और वेट ही मास होता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर पार्क जाते हैं आप या जिम जाते हैं तो वहाँ जो है वो वेट मशीन होती है, उसको लोग मास मशीन भी कहते हैं कि भाई इससे मास पता चलता है, वज़न। तो मास और वेट अलग अलग है। आज बहुत कुछ समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये टॉपिक मिस किया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको, क्योंकि बहुत सी डेरिवेशन है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व की जाती हैं। तो आइजैक न्यूटन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हासिल है फ़िज़िक्स में, क्लासिकल फ़िज़िक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कहूँगा कि अपना टाइम निकाल के इस टॉपिक को ज़रूर पूरा देखें। मैंने आज तक कभी आपको किसी टॉपिक को इतना ज़्यादा गौर से सुनने को नहीं कहा, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि हर जगह इस्तेमाल हो रहे हों। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़िज़िक्स में। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। देखिए, ग्रुप्स में आपके साथ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के, इस्लामियत के और दूसरे नोट्स, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल पेपर, गैस पेपर और लेक्चर्स, फ़िज़िक्स के, इंग्लिश के और मैथ्स के तमाम लेक्चर आपके साथ शेयर होंगे। ग्रुप की फ़ीस साल में सिर्फ एक ही बार आपको देनी है, बहुत कम रखी है, 500। आप वहाँ पर ऐड हो जाएं, काफ़ी कुछ आप वहाँ से सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और बहुत से बच्चे ऐड हुए भी हैं ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हर एक नोट्स की फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है। इंग्लिश के नोट्स बन गए हैं, क्लास 9 इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के और साथ ही साथ इस्लामियत के बन गए हैं। तो आपको चाहिए हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। और फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि काम करने में काफ़ी टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, एनर्जी। तो उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए ये फ़ीस हम रखते हैं। वरना आप जानते हैं कि इतनी कम 100 रुपीज़ फ़ीस किसी नोट की आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली नोट्स पे। अब आ जाएं अपने लेक्चर को तेज़ी में शुरू करते हैं। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहला लॉ है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसे फर्स्ट लिख देता हूँ, ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी जो है वो आइजैक न्यूटन ने ही जो है वो पेश किया था। अब इस लॉ में इन्होंने कहा क्या था, देखें इसमें जो इन्होंने कहा था सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, में क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑफन ऑब्जर्व द टेबल प्लेस इन योर क्लासरूम, इट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम प्लेस अंटिल यू अप्लाई सम फोर्स टू मूव इट। देखें, आपको पता है कि अगर आपकी क्लास में कोई बुक रखी हुई है या कोई गिलास रखा हुआ है, चलें यहाँ गिलास बनाते हैं, ठीक है। अगर आपकी क्लासरूम में अगर कोई गिलास रखा हुआ है या फिर कोई जो है वो बुक रखी हुई है या कोई बॉल रखी हुई है या कोई बच्चा जो एक जगह पर खड़ा हुआ है जिसे कोई पनिशमेंट दे दी गई है, तो जब तक ये मूव नहीं कर सकेंगे, जब तक आप मूव ना करवाएं या कोई फोर्स ना लगाएं इन्हें मूव करने के लिए। अब आप अपने कमरे में आगे पीछे देखें, यानी आपके अपने जो कमरा है उसके इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी किताबें भी होंगी, कॉपियाँ, पंखा और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अपने फ़ैन को बंद कर दें, ठीक है, और कोई भी एयर कमरे में ना आने दे, तो वो मोशन करेगा फ़ैन, मतलब वो रोटेट करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह से कोई किताब कहीं रखी हुई है और आपको वो किताब चाहिए, अगर वो किताब आप उठाएं ना वहाँ से जाके, तो वो किताब वहाँ से उठकर ख़ुद अपने पास आएगी, ख़ुद आपके पास आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ मूव करवाने के लिए फ़ोर्स लगानी पड़ती है। चलें, ये एक इस लॉ में जो है वो 2 चीज़ें पेश की जा रही हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो वहीं पर रुकी रहेगी। पहली क्या बात है, पहली बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पहली क्या बात बताई जा रही है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो वहीं पर रुकी रहेगी, कभी भी मूव नहीं करेगी जब तक उसे मूव ना कराया जाए। सबसे पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि एक स्पेसशिप की यहाँ बात की जा रही है, अगर आप फिगर 3.8 देखें तो फिगर 3.8 में एक स्पेसशिप की बात की जा रही है। तो अगर एक स्पेसशिप, यानी स्पेसशिप से मुराद सैटेलाइट, ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट पर घूम रही है तो वो जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमती रहेगी जब तक कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। या फिर इसकी थोड़ी आसान एग्जांपल ले लीजिए कि एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, एक क्या है आपके पास, कार। अच्छा, ये कार है, इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो गाड़ी है अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है
तो ये जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे रोकने के लिए। अगर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ज़ीरो हो, देखें आप, अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी गाड़ी चल रही थी, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से चल रही थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया, ना ही उसे कोई बाहर से धक्का लगा रहा है, तो गाड़ी क्या होगी, 5-10 मिनट आगे थोड़ा और चलेगी या 2-3 मिनट आगे खुद ब खुद चलेगी, फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन में फ्रिक्शन है, ज़मीन की फ्रिक्शन गाड़ी को रोक रही है, ठीक है, और एयर की फ्रिक्शन यानी जो हवा है वो गाड़ी को रोक रही है, तो गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन मैं एयर रेजिस्टेंस और ज़मीन की फ्रिक्शन इसको जो है वो ख़त्म कर दूं, ठीक है, ज़ीरो कर दूं, बिल्कुल ज़ीरो। अब ये ना एयर रेजिस्टेंस है ना ज़मीन की फ्रिक्शन है, तो गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी, वो जो है वो चलती ही रहेगी, मोशन जो है वो करती ही रहेगी। तो स्टूडेंट, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें दूसरी बात क्या बताई जा रही है, दूसरी बात ये बताई जा रही है कि कोई भी चीज़ मोशन करती रहेगी अगर बाहर से फोर्स लगाकर उसे नहीं रोका जाए। तो यही चीज़ जो है वो ब्लू लाइंस में लिखी हुई है कि अ बॉडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी जो है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी यानी मुसलसल रुकी रहेगी अगर उसे मूव ना कराया जाए। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो करती रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आप एक्सपेरिमेंट करें आम कंडीशन में तो कोई बॉल अगर आप स्लाइड करें यानी कोई बॉल रोल करें और थोड़ी दूर फेंकें तो वो खुद थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है और फ्रिक्शन। अच्छा चलें, अब आपको एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि आप एयर रेजिस्टेंस को पहचानेंगे कैसे। देखिए, कोई भी एक पर्चा लें अपनी कॉपी से, फाड़ें उसे और अपने सामने रख लें, या आप अगर आपके घर में छत है या रोड है तो रोड पे जाकर उस पर्चे को ना आगे लटकाकर अपने हाथ से रख लें। देखें, ऐसे करें, ये आप खड़े हुए, ठीक है, चाहे छत पे खड़े हो रोड पे, और ये आपके हाथ में पर्चा है, ठीक है। तो पर्चा जो है वो या तो आगे की तरफ मूव करेगा या तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि एयर की उसके ऊपर फोर्स लग रही है, जब भी तो मूव कर रहा है ना पर्चा। हमें पता है कि बगैर फोर्स के कोई भी चीज़ मूव नहीं करती। तो आपने अब ये जो है साइंस पढ़ ली है कि एयर की वजह से फ्रिक्शन लगती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से गाड़ी रुक जाती है और ज़मीन फ्रिक्शन से। तो अब अगर आपसे कोई सवाल करे ना कि भाई गाड़ी रोड पर चल रही है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी क्यों रुक गई, तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है यानी हवा उसे रोक रही होती है अगर मुखालिफ सिमत में है, और ज़मीन की फ्रिक्शन यानी ज़मीन में जो फ्रिक्शन होती है वो लग रही होती है जो गाड़ी को रोक लेती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि ज़मीन में फ्रिक्शन आती कैसे, ठीक है, आगे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इस लॉ को यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक और नाम भी दिया जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये इनर्शिया क्या चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल सवाल बनता भी है कि ये इनर्शिया आखिर है क्या चीज़। तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है जो आपने अक्सर महसूस की होगी अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी गाड़ी में बैठे हैं, चाहे वो बस हो, एरोप्लेन हो या कोई भी जो है वो कार हो या मोटरसाइकिल। अगर आप कभी इन किसी भी सवारी में बैठे हैं तो आपने इनर्शिया को महसूस किया होगा लेकिन कभी पहचाना नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद पहचान भी जाएंगे। देखें, एग्जाम्पल जो है ना मैं आपसे रिलेट करके देता हूँ ताकि आपने जो ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की होगी ना ज़िंदगी में तो आपको फ़ौरन महसूस हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ मैंने महसूस की थी तो ये चीज़ थी, ठीक है। जैसे मैंने अब इनर्शिया का नाम लिया और कहा कि भाई कभी आप ज़िंदगी में गाड़ी में बैठे होंगे तो आपने इनर्शिया महसूस की होगी। तो जो आपका सबसे अच्छा सफ़र होगा ज़िंदगी का या जो आपका सबसे गमगीन सफ़र होगा ज़िंदगी का तो वो आपको थोड़ी देर के लिए याद आ गया होगा कि हाँ यार मैंने उस दिन सफ़र किया था तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, या फिर उस दिन बहुत बुरा हुआ हमारे साथ सफ़र में। होता है ना, कुछ सफ़र जो है वो बहुत यादगार हो जाते हैं, कुछ सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं ज़िंदगी में जो कभी नहीं भूलता इंसान। वैसे हम लोग ने बहुत सफ़र करते हैं ज़िंदगी में। सफ़र से मुराद ट्रैवल करना, ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हम जो है वो उर्दू वाले सफ़र की बात की है मैंने। तो हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया तो कुछ ट्रैवल जो है हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं, जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी के साथ मिलने या किसी के घूमने जा रहे हैं तो वो याद रहते हैं। तो अब इनर्शिया होता क्या है इस पे बात करते हैं, ठीक है। सफ़र पे तो बात कर ली। देखें, इनर्शिया जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ये एक बॉडी की खसूसियत है, ठीक है। ये क्या करती है इसके ऊपर पढ़ते हैं। देखें, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यू
may also sometimes observe that you put your back on the seat next to you. Whenever the bus stops suddenly, the back slides forward of the seat. Why does it happen? देखें इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर आपने बस में, अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपने अगर कभी अपनी स्कूल की बस में अपना बैग आगे की सीट पे रखा हो तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर गाड़ी एकदम से रुक जाए तो आपका बैग जो है वो आगे की तरफ जाके गिर जाता है, ठीक है। या अगर आपने सीट बेल्ट ना लगाई हुई हो और खुदा ना खास्ता गाड़ी एकदम से रोक ली जाए या एक्सीडेंट हो जाए या फ़ौरन गाड़ी रोक ली जाए, अच्छी खासी स्पीड में थी, तो क्या होता है, आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो मोशन आप करते हैं ये इनर्शिया की वजह से हो रहा होता है। ये किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे ये गाड़ी है, गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, कोई इंसान बैठा हुआ है। जैसे ही मैं गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करूंगा, अगर गाड़ी में बैठे हुए इंसान ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है तो वो जो है जाके सीधा सामने वाले हिस्से से टकराएगा गाड़ी के, ठीक है। गाड़ी के जो सामने डैशबोर्ड होता है या जो गाड़ी के सामने जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील होता है वो उससे टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जो है वो इनर्शिया अभी भी मोशन करवा रहा होगा। गाड़ी तो रुक गई है लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मोशन कर रही होगी। इसी चीज़ को जो है वो इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इंसान के जिस्म में एक खसूसियत होती है, एक खसूसियत है जो कि हमें कंटिन्यू मोशन कराने पर मजबूर करती है या हमारे को कंटिन्यू मोशन कराती है अगर हम एकदम से रुक जाएं, ठीक है। आपने गाड़ी में ये चीज़ महसूस की होगी कि अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस वाले के सामने अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, वो फ़ौरन ब्रेक मारेगा और आप जो है वो आगे की तरफ जाएंगे, जबकि आप तो रेस्ट में थे। लेकिन आप क्यों आगे की तरफ गए? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया ने आपको आगे मोशन करवाया क्योंकि आप सराउंडिंग के हिसाब से तो रुके हुए थे लेकिन आप असल में गाड़ी के हिसाब से मोशन कर रहे थे, तो इसीलिए आपने आगे बढ़े। तो इसी चीज़ को इनर्शिया कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड टू कंटिन्यू इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है, इनर्शिया जो है वो खसूसियत है किसी भी जिस्म की या बॉडी की जो कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसे मुसलसल रोके रखने की कोशिश करती है, या अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उसे मुसलसल मोशन कराने की कोशिश करती है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है इस लॉ में, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बात बताई जा रही थी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। ये हमने अच्छा तरह से डिस्कस कर लिया। चलें अब जो है वो अपने अगले लॉ की तरफ आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डेरिवेशन है तो इसको रिमूव करके सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सवाल होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आइजैक न्यूटन ने ही दिया है, ठीक है, जिन्हें जो है वो फिज़िक्स में, क्लासिकल फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हासिल है, ठीक है। चलें अब आ जाएँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम आपको बता दूं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मार्बल्स की एग्जाम्पल दी जा रही है। तो क्या मार्बल्स की एग्जाम्पल है, चलें पढ़ते हैं। फाइंड few marbles of different size. Select one marble of very small size and other one large, about double the mass of first marble. Predict that by hitting with some force which marble will be accelerate more. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो मार्बल, यानी आपने देखा होगा ना कंचे, जिन्हें कंचे भी कहा जाता है, मार्बल बॉल्स की तरह होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पास दो मार्बल्स हैं, एक ये हो गया छोटा और एक हो गया बड़ा, ठीक है। दोनों पर सेम फोर्स लगाई गई, दोनों पर सेम फोर्स लगाई गई यानी F, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसकी ज़्यादा होगी? तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम ए एम नहीं एम ए एम भी सही है लेकिन एम ए ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो M जो है वो नीचे आ जाएगा, अब एक्सेलरेशन पता करनी है तो ये M हो गया, ये A हो गया। तो अब मेरा यह सवाल है कि किस मार्बल की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी? ठीक है, फोर्स दोनों पर सेम लग रही है, ठीक है, लेकिन मास अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि बड़े का मास ज़्यादा होगा छोटे का कम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो ज़्यादा होगी वो छोटे मार्बल की होगी। क्यों? क्योंकि छोटे मार्बल में मास कम है, बड़े मार्बल में मास ज़्यादा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कम आएगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बोला जाए कि आपके पास दो सेम मार्बल्स हैं, ठीक है, और दो सेम से मुराद ये है कि एक जैसे मटेरियल के हैं, लेकिन एक भारी है एक हल्का है,
तो जो मार्बल हल्का होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो कम होगा और फोर्स दोनों पर सेम लग रही है। और जो मार्बल भारी होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा। तो हल्के मार्बल की एक्सेलरेशन ज़्यादा, बड़े मार्बल की एक्सेलरेशन कम, क्योंकि मास में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बात बताई जा रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके दिया जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहा जा रहा है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है। आपको पता है ना, कोई चीज़ हल्की चल रही है तो फोर्स लगाएंगे तो तेज़ चलेगी। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई साइकिल है, ठीक है, बहुत हल्की हल्की चल रही है, तो पीछे से किसी ने फोर्स लगाई तो वो तेज़ मूव करने लगती है ना। तो क्यों मूव करने लगती है? उसमें एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। अगर एफ इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। दोनों कौन सी क्वांटिटी हैं? ये भी और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो चलें, और अब यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है? ये बताई जा रही है कि एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के। यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। लिख देता हूँ यहाँ पर, ये साइन है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाना हो कांस्टेंट लाना पड़ेगा। एक बात याद रख लीजिए, कितनी भी हार्ड डेफिनेशन, कितनी भी हार्ड डेरिवेशन कर रहे हो, कुछ भी हो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे क्या लेकर आएंगे? इसकी जगह पर आप ले आएंगे इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू या इक्वल टू का साइन आप लेकर आएंगे। तो ये पर पहली बात हो गई कि हमारी इक्वेशन 1 हो गई कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। जितनी ज़्यादा फोर्स देंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। सेकंड बात, एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे पता चलता है? 1 अपॉन की फॉर्म में लिखा होगा, यानी पहले ऊपर 1 और नीचे अपॉन में कोई भी चीज़ हो सकती है, बी, ठीक है, ए, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये इससे पता चलेगा ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट वो चीज़ उससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। इन्वर्सली पता कैसे चलेगा? कि 1 अपॉन की फॉर्म में होगी, जैसे ये फॉर्म दिख रही है ना आपको। तो ये इक्वेशन हो गई 2। तो जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सेलरेशन होगी मास भी उतना ही कम होगा। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मास कम होगा, अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो मास ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन कैसा आता है? इन्वर्स, एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम। फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम होगी, दूसरी चीज़ बढ़ाएंगे एक चीज़ खुद कम हो जाएगी। डायरेक्टली में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, मास कम करते जाएं एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये काम होता है कि एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी कम हो जाए। डायरेक्टली में एक बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ जाती है। तो ये आपके पास आ गई क्या? ये आपके पास आ गई 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशन क्या हो गई आपके पास? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m। तो इसे अब कर देते हैं कंबाइन, ठीक है। कंबाइन में क्या करते हैं कि जो चीज़ 2 बार होती है हमारे पास उसको एक बार लिख लेते हैं। ए 2 बार है ना, तो एक बार लिख लिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के F/m लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कंबाइन। तो अब क्या करेंगे? m यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू की ही तरह ही डील करते हैं, बिल्कुल इक्वल टू जिस तरह सॉल्व करते हैं ना, इक्वल टू बिल्कुल उसी तरह। तो ये m यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ma, और ये हो जाएगा f। तो इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हो गया आपके पास, ये प्रोपोर्शनैलिटी का ही साइन है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर बरकरार है। तो F/m, और यहाँ पे चले नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको जो है वो रिमूव करके फिर ऊपर लिखता हूँ मैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आ गया। अब इसे जो है मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं
तो उसके साथ क्या लगाते हैं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के साथ साथ आप लगाते हैं इक्वल टू। इक्वल टू को हटाए बगैर आप कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो चलें यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले आते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा हमारे पास के और साथ में इक्वल टू की साइन, क्योंकि अब प्रोपोर्शनैलिटी हट गई तो कांस्टेंट आ गया और इक्वल टू का साइन आ गया, और एम में। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, ये जो है वो कांस्टेंट है, सही है, जिसे जो है वो कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये वैल्यू कब 1 होती है कि जब 1 न्यूटन की फोर्स हो, 1 केजी का मास हो और 1 मीटर सेकेंड जो है वो एक्सेलरेशन हो, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू के की जो है वो 1 आती है। ठीक है, तो ये 1 ऊपर पुट कर देते हैं और ये एम में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, F इज़ इक्वल टू एम में। तो ये जो है आपके पास फार्मूला आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, जिसे जो है वो 3.4 भी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, तो ये असल फार्मूला था F इज़ इक्वल टू एम ए, और ये अगले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें इस्तेमाल होगा। तो अपना न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले फ़ोर्स के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। एक दो बातें और बता देता हूँ आपको कि फ़ोर्स का जो यूनिट होता है वो हमेशा न्यूटन रहेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट में फ़ोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट में। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में फ़ोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाएँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी अगली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अगला जो अपने पास है सिर्फ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। वर्क एग्जाम्पल 5, वर्क एग्जाम्पल 6 दोनों में जो है वो फोर्स के फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल होना है। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो कहा जा रहा है कि फोर्स पता करना है। ठीक है, फोर्स पता करनी है। तो बॉडी का जो मास है, यानी जो गिवन डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन डेटा। ठीक है, तो आपको जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 kg का। कितने का दिया हुआ है, 50 kg का, 50 किलो का। तो काफ़ी मास है। और एक्सेलरेशन यानी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो किस तरह से मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, सिंपल आपको बताया जा रहा है, आपने फाइंड करनी है फोर्स। ठीक है, टू फाइंड। ठीक है, फाइंड करनी है आपने फोर्स, इसे कैपिटल F से शो किया जाता है, स्मॉल से नहीं। तो आपके पास सोल्यूशन लगाएंगे। फार्मूला आपको पता है, F इज़ इक्वल टू एम ए। बहुत आसान था न्यूमेरिकल ये। M आपको पता है कितना है, M आपके पास है 50 और 5 आपके पास कितना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई थिंक 500 जो है ये, नहीं 500 नहीं 250। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250 आता है। ठीक है, तो 250 न्यूटन ये आपके पास आ गई फोर्स। तो ये फोर्स जो है वो लग रही है बॉडी पर, जिससे जो है एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो थोड़ा हार्ड है, उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर करते हैं, उसको करते हैं। आ जाए तो स्टूडेंट आपके पास जो वर्क एग्जाम्पल 6 है वो करते हैं। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 6, या न्यूमेरिकल नहीं कहा जाता, वर्क एग्जाम्पल कहा जा रहा होता है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले अपना गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ। कहा जा रहा है कि वो फोर्स फाइंड करो जिससे गाड़ी रुकी, यानी गाड़ी चल रही थी और एकदम से रुक गई। तो आपको ये बात पता है कि जब गाड़ी चलते हुए में रुकती है, यानी रुकी भी हो, चलना शुरू हो, तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जब पहले से ही चल रही हो, ठीक है, किसी ख़ास वेलोसिटी से चल रही हो और एकदम से रुक जाए, तो फिर जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें कि एक गाड़ी है, चलें ये कार है, ये चल रही है, शुरू पहले से ही चल रही थी और एकदम से रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, यही कार है, रुकी हुई थी। ठीक है, रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी, और फिर चलने लग जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, ये 2 कंडीशन याद रखिएगा। अक्सर ये कंडीशन जो है वो सिर्फ कही जा रही होती हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी जाती, सिर्फ आपको बताया जा रहा होता है। तो ये 0 हो गई। जब कोई गाड़ी चलते हुए में रुकेगी तो 0 हो जाएगी वेलोसिटी फाइनल।
ठीक है, VF 0। मास कितना दिया हुआ है आपको, 1000 kg। ठीक है, 1000 kg यानी कोई गाड़ी हो सकती है बड़ी, ठीक है, कोई बड़ी कार होगी। वेलोसिटी से किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो ये VI है। और ये VI कैसे है कि ये इस वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी। लेकिन यहाँ आपके साथ एक इन्होंने कर दिया है मसला कि इन्होंने दे दिया है किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर। तो आप किलोमीटर पर आवर में नहीं डाल सकते, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। लेकिन चलें एक बार और सिखा देता हूँ। तो जो भी चीज़ आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, देखें आपको ऐसा यूनिट डालने होंगे। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैसे लेके जाएंगे मीटर पर सेकंड में, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360, 3600। तो इस तरह से ये क्या चली जाएगी, मीटर पर आवर में। पहले आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 72 को 1000 से, ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड करा दीजिएगा 3600 से, तो आपके पास आ जाएगी 20। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 20। तो इस तरह से ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट हमेशा फॉलो किए जाएंगे न्यूमेरिकल में, वरना आंसर गलत आएंगे। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, यानी रुकने से पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 40 मीटर का। ठीक है, मीटर यहाँ पर डायरेक्ट आपको यूनिट दिया हुआ है, ऐसा ही तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट डालेंगे। पता करने का कहा जा रहा है आपको, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फोर्स पता करनी है। ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, फोर्स पता करनी है। लेकिन फोर्स के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपको मास तो दिया हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दी हुई। तो एक्सेलरेशन भी हम पता कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमें डेटा दिया हुआ है। तो सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, किसकी हेडिंग लगाएंगे, सोल्यूशन की। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। सही है, फॉर्मूला आपको पता है कि F = ma। आपको m तो पता है, लेकिन a कहाँ से लाएंगे, a आप वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, VF - VI/T, उसमें चाहिए होता है t। आपके पास नहीं है यहाँ t, तो आप t कहाँ से लेंगे, तो t आप ला ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें VF भी हो, VI भी हो। देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो VF नहीं होता, वो कट गई। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा वो वीडियो, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, MF इंग्लिश स्टैंडर्ड, वीडियो मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में VF नहीं होता, वो तो कट गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम होता है, वो भी कट गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ठीक है, कौन सी बच गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, THIRD, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या थी आपके पास, आपको पता होगी, उम्मीद करता हूँ। S नहीं थी, VF² = VI² + 2AS। VF पता है, VI पता है, 2 पता है, S पता है। अब क्या चीज़ रह गई है, बस फार्मूला सेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे रिमूव करते हैं। बस ये याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि आपने F पता करना है। ठीक है, और फार्मूला हमें याद है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें, उसके बाद फिर यहाँ से आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। चलें, यहाँ थोड़ी जगह हैगी, से यहाँ भी एक स्टेप कर ही देता हूँ, वरना फिर आगे मिटा देंगे इसे। तो पता क्या लगाना है हमने, A पता लगाना है। ठीक है, S दिया हुआ है, तो VF उधर ले जाइए, VI को उधर ले जाइए। यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके = के वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये VI है। ठीक है, तो ये क्या है, VI, ये हो गया हमारा। तो यहाँ क्या बच गया, 2AS। तो 2AS पूरा का पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना नीचे, वहाँ जाके = के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर माइनस VI² / 2A। तो आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, A पता करना है हमें, S लेके जाएंगे। ठीक है, A तो हमें पता ही करना है। सेट हो गया हमारा फार्मूला। अब ये ऊपर लगा के A पता करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास फार्मूला आ गया था ये हमारे पास। ठीक है, तो VF आपको पता है 0, स्क्वायर लो तो भी 0। ठीक है, VI आपके पास कितनी थी, VI आपके पास थी 20, और 20 का स्क्वायर आई थिंक 200 होता है। ठीक है, 20 × 20, हाँ 400 होता है, 200 नहीं 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 और S कितना आ गया आपके पास, 40। ठीक है, तो अब इसे रिमूव कर देते हैं। चलें, इसे मैंने कर दिया रिमूव। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 400। कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास 400। ये हो गया हमारे पास 400, और ये 0 तो ख़त्म हो गया, -400, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है।
और मैंने 40 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आई थिंक 80 आएगा। चलें अब मैं डिवाइड करा देता हूँ कैलकुलेटर के मदद से, क्योंकि रफ वर्क तो बना के करेंगे नहीं, फिर टाइम लगेगा काफ़ी। तो 5 और -5, तो ये क्या आ गई हमारे पास, इट इज़ आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलें अब आगे। अब आसान है, फोर्स पता लगानी है ना, फोर्स पता लगानी है। तो अब क्या चाहिए आपके पास, मास तो हैगा, एक्सेलरेशन आपने निकाल ली। तो मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन कितनी है -5, मल्टीप्लाई करा दीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से। 1000 मल्टीप्लाई बाय -5, तो आंसर इज़ 5000। ठीक है, इतनी ज़्यादा फोर्स लगी है बॉडी पर जब जाके बॉडी रुकी है। तो ये कोई एक्सीडेंट की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, किसी एक्सीडेंट की कंडीशन ये हो सकती है कि कोई एकदम से एक्सीडेंट हो गया हो, इतनी ज़्यादा फोर्स लगी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास फोर्स हो गई। और न्यूटन यूनिट ज़रूर लगाइएगा, यूनिट नहीं लगाया तो 1-2 नंबर आपके वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, टीचर की मर्ज़ी होगी तो वो 1 काटें या 2 काटें या 3 नंबर काटें, वैसे 1 नंबर तो कट ही जाएगा अगर यूनिट नहीं लगाया सिर्फ, चाहे आंसर सही आया भी हो तो भी बोल रहा हूँ। चलें अब जो है वो मास और वेट में फ़र्क देखते हैं कि मास और वेट होता क्या है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक आपका हमारा इजी है, मास एंड वेट, और नहीं एंड है। ठीक है, वेट। तो मास और वेट क्या होता है, देखें वेट जो है एक तरह की फोर्स ही होती है, ये बात दिमाग में रख लें, फिर मास और वेट में आपको खुद ही फ़र्क हो जाएगा। वेट क्या होती है, एक तरह की फोर्स, फार्मूला क्या होता है इसका, W = mg। चलें अब मास और वेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मास क्या होता है। देखें मास जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, मास क्या है, मास जो है वो कहीं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इस तरह से कि अगर आप अर्थ पर हों या मून पर चले जाएं या किसी और प्लेनेट पर, मास तब्दील नहीं होगा लेकिन वेट तब्दील हो जाएगा। अब मास होता क्या है, देखें यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम मास को डिस्कस करते हैं कि मास होता क्या है। मास इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी एंड इज मेजर्ड इन केजी, वेयर्स weight is the force exerted by the gravity on that object. W = mg. Mass is independent of everything but weight is different on the earth, moon and other places due to difference of gravitational pull. तो मास क्या है, मास जो है वो ये है कि हमारे जिस्म में कितना मैटर मौजूद है, क्या मैटर की क्वांटिटी मौजूद है, ये मास है, वेट नहीं है, मास है। ठीक है, और वेट क्या है, वेट ये है कि हमें कितना जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यानी अर्थ जो है हमें कितना अपनी तरफ घसीट रही है। तो वेट मास क्या है कि हमारे जिस्म में कितना मैटर मौजूद है, कितना मटेरियल, कितना मैटर क्या हमारे जिस्म में मैटर मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे जिस्म में जो है वो सॉलिड चीज़ें मौजूद हैं, हमारे जिस्म में गैसेस भी मौजूद हैं, लिक्विड भी मौजूद हैं, सॉलिड भी मौजूद हैं, तो इसीलिए मैटर कहा जाएगा। अगर आपने कह दिया ना कितना सॉलिड मौजूद है तो गलत हो जाएगी मास की डेफिनेशन, कि जितना हमारे जिस्म में सॉलिड मौजूद है उसकी क्वांटिटी को मास कहा जाता है, ये गलत है। जितना हमारे और बाकी जो वाटर है और गैस उसकी क्वांटिटी को नहीं कहा जाता, या उसका वेट नहीं होता, उसका भी वेट होता है। ठीक है, तो मास क्या है हमारे पास, मास ये है कि हमारे जिस्म में कितना मैटर मौजूद है, तो जितना भी मैटर है उसका जो भी वज़न बनता है वो मास है। वेट क्या है, जो अर्थ हमें अपनी तरफ घसीट रही है वो जो है हमारे पास वेट है। यहाँ पर m है और g, तो ये फार्मूला किसका है, फोर्स का ही फार्मूला है, बस यहाँ जो एक्सेलरेशन आ रही है वो a नहीं आ रही बल्कि g आ रही है। क्या आ रही है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या है, हमारे जिस्म में कितना मैटर मौजूद है, और वेट क्या है, जो अर्थ हमें अपनी तरफ घसीट रहा है उसकी जो फोर्स है वो वेट है। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मास का जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास न्यूटन, सॉरी वेट का यूनिट होता है न्यूटन, मास का जो यूनिट होता है आपके पास वो होता है केजी, किलोग्राम। ठीक है, ऐसा यूनिट ये होते हैं दोनों, कौन से यूनिट है, SI। ठीक है, SI यूनिट। अच्छा मास जो है वो आप कहीं भी जाके मेजर करें, ज़मीन पर, अर्थ पर, या कहीं भी जाके मेजर करें। ठीक है, ज़मीन पर, अर्थ पर से मुराद मून पर चले जाएं, किसी और प्लेनेट पर चले जाएं, जुपिटर पर, तो वो जो है आपके पास सेम रहेगा। लेकिन वेट जो है वो मून पर अलग आएगा, ज़मीन पर अलग आएगा। क्यों, क्योंकि मून पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मून पर कम है और ज़मीन पर ज़्यादा है। ठीक है, तो वेट तब्दील होगा, मास तब्दील नहीं होता जब तक उसको तोड़ा ना जाए। ठीक है, वरना तोड़ दिया तो वो भी तब्दील हो जाएगा। तो नीचे जो आपको दिए हुए हैं चार्ट उसमें भी यही बात बताई जा रही है कि मास जो है
वो डिपेंड करता है आपके पास मैटर पर कितना जिस्म में मौजूद है। और वॉल्यूम बढ़ता रहे कोई मसला नहीं है, मतलब ये एक चीज़ है 10 किलो की है और ये एक छोटा सा पत्थर भी 10 किलो का है, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम कितना भी बढ़ा कोई मसला नहीं है। अगर इसमें और इसमें दोनों में मैटर की तादाद सेम है ना, तो दोनों का मास जो है वो बराबर होगा। आपने देखा है ना कि आप जिस तराजू में छोटे से पत्थर, छोटे से जो है वो तराजू का होता है, बट्टा कहते हैं जिससे आप वेट कर रहे होते हैं, वो कितना छोटा होता है, और आलू या वो कितना बड़ा फैली हुई जगह पर होता है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम किसी चीज़ का कितना भी हो, अगर दोनों एक जैसे वज़न के हैं ना, मास एक है, तो दोनों का मास सेम आएगा। अच्छा, वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जी की वजह से ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मास का यूनिट केजी और वेट का यूनिट न्यूटन। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड आता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ घसीट रही होती है उसे, ठीक है। इसका यूनिट न्यूटन, उसका यूनिट केजी, बाकी आगे यही बात आपको बताई जा रही थी। अच्छा, मास को मेजर कैसे करेंगे? मास को मेजर करने के लिए बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। बैलेंस क्या? तराजू, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, और आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और कोई मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेंस जैसे कि पुराने तराजू होते थे वो इस्तेमाल करके आप मास मेजर कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आप वेट को मेजर कैसे करेंगे? आप फोर्स को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते थे उसी इंस्ट्रूमेंट से जो है आप वेट को भी मेजर करेंगे। तो आपको मैंने फोर्स मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बताया था, उसका नाम था स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, और वो दिखाया भी था किस तरह का था। तो वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये जाकर अपने पेपर में लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत बेहतर आएंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने इर्द गिर्द जो फ़िज़िक्स मौजूद है उसको ऑब्ज़र्व करने लगेंगे। चलें स्टूडेंट, अब अपना आखिरी टॉपिक करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल होता है आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में। वैसे तो तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये आपका हाथ है, मुक्का है, ठीक है, एक जो है वो रफ़ डायग्राम है, ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, इस पर आपने, चले थोड़ा सही करके बनाता हूँ, ये आपका हाथ है, मुक्का है, समझे, मुक्का बनाकर आपने दीवार पे मारा। दीवार पे जब आपने मुक्का मारा तो दीवार पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि कोई खरोच भी नहीं आई, ज़रा सी पेंट उखड़ गया, लेकिन आपके हाथ जो है ना वो खूनम खून हो गया, इससे खून बहने लग गया। ऐसा क्यों? लेकिन दीवार ने तो आपको नहीं मारा, आपने दीवार को मारा ना, दीवार चल कर आई, आपके हाथ पे चोट क्यों लगी? आपके हाथ पे तो नहीं लगनी चाहिए थी ना चोट, क्योंकि दीवार तो अपनी जगह खड़ी थी, ना ही दीवार से आपकी लड़ाई हुई और ना ही दीवार से आपका कोई फड्डा हुआ, वो तो वहीं अपनी जगह पे थी, ना ही वो अपनी जगह बदली जिस वजह से आपने उसे मारा, बस आपको गुस्सा आया किसी पे, आपने मारा दीवार पे मुक्का। तो दीवार ने आपका हाथ, दीवार को कुछ क्यों नहीं हुआ, बल्कि आपके हाथ को कुछ क्यों हो गया? तो ये जो है इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप किसी चीज़ पर एक्शन लगाते हैं तो वो चीज़ भी रिएक्शन करती है, चाहे इंसान हो या जो है वो गैर जानदार हो। दीवार में जान नहीं है, लेकिन जब आप दीवार पे फोर्स लगाते हैं ना, तो दीवार भी आप पे फोर्स लगाती है और सेम फोर्स लगाती है। अगर आपने 50 न्यूटन का मुक्का दीवार पे मार दिया ना, 50 न्यूटन की फोर्स का शायद होगा, पंच आपका 50 न्यूटन तक तो निकाल लेता होगा, या इससे ज़्यादा ही होता होगा बल्कि। तो अगर आपने इतने का मुक्का जब दीवार पे मारा ना, तो दीवार ने भी आपको इतनी ही फोर्स वापस लगा के दी, जिसकी वजह से आपका हाथ फटा और आपके हाथ पे आ गया खून। बोर्ड पे मार के चेक करें, देखें बोर्ड ये भी ऐसी होगा। जब मैं बोर्ड पे उंगली टच कर रहा हूँ तो मुझे भी महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ लग रहा है, तो वो जो है वो फोर्स दोबारा मुझे लग रही है। तो इसी को कहते हैं कि इसकी जो बेहतरीन जो डेफिनेशन है वो क्या है, यानी इसमें जो इस लॉ को कहा जाता है वो कैसे कहा जाता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आप दीवार पे मुक्का मारे, दीवार भी आपको मारेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक मुक्का मारा तो वो दो आके मार देगी, वो बस उतनी ही फोर्स आपको लगाएगी जितनी आप उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तो टूट जाएगी, लेकिन फिर भी फोर्स लगाएगी, ठीक है, जब तक खड़ी हुई है फोर्स लगाती रहेगी। इसी तरह से आप किसी और चीज़ पे अपना हाथ मार के चेक करें, वैसे मारिएगा नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो हल्के से अगर हाथ टच करके चेक करें तो आप देखेंगे हाँ यार मुझे भी दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो चीज़ आप पे फोर्स लगा रही है, इसीलिए आपको हो रहा है। तो जब ये न्यूटन का तीसरा लॉ है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ आप पे लगाएगी फोर्स। चलें एक बनाते हैं टेबल, रफ सी बनाऊँगा, ठीक है, टेबल बनाते हैं एक। ये हो गई हमारी टेबल, ठीक है, वैसे लग नहीं रही है टेबल, लेकिन चलें थोड़ी सी कोशिश साफ़ सुथरी बनाता हूँ। ये बनाई मैंने टेबल, ठीक है।
चलें इसके एक काम करते हैं, एक ही पाया बना देते हैं, वरना वो वहाँ से फिर समझ भी नहीं आ रहा। ये हो गई टेबल, ठीक है। अब लग रही है टेबल, इस पर रखी हुई है एक किताब, ठीक है। तो किताब जो है, किताब पे फोर्स भी है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जो है वो ये नीचे क्यों नहीं जा पा रही, मतलब ये किताब जो है वो फटकर नीचे क्यों नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि टेबल भी उसको फोर्स लगा रही है, और टेबल जितनी फोर्स जो है वो बुक लगा रही है टेबल पर, उतनी ही फोर्स जो है वो टेबल भी बुक पर लगा रही है, जो कि बैलेंस हो जाती है फोर्स। यानी जो फोर्स है हमारे पास बुक की, बी से बताता हूँ, और जो फोर्स है टेबल की, टी से, दोनों बैलेंस हो जाती है, तो चीज़ जो है वो रेस्ट में आ जाती है। ये इक्विलिब्रियम होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम को। अच्छा, तो यहाँ पर आप अगर फिगर 13.10 देखें तो आप इससे समझ में आ जाएगी आपको बात कि एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, और डब्ल्यू क्या होता है, वेट। जब आप जो है वो ज़मीन पर कुछ वेट लगता है तो उसके मुखालिफ सिम में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। यानी बुक क्यों रुकी हुई है, बुक जो है वो वेट लगा रही है, बुक का वेट है ना, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, तो वेट लगा रही है। तो जो टेबल फोर्स लगा रही है उसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन, जो बुक फोर्स लगा रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, उसे कहा जाता है वेट, ठीक है। वेट का अपोजिट होता है नॉर्मल रिएक्शन। याद रखिएगा, जब आप कोई बुक या कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर रख देते हैं तो वो जो है उस पर वेट लगा रही होती है, और जो चीज़ यानी जिस चीज़ पे आप रखते हैं वो मुखालिफ सिमत में नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होती है, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। ये जो एन नॉर्मल रिएक्शन है, यूनिट नहीं है, ठीक है, न्यूटन नहीं है। अच्छा, अब आप चल रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, आप अगर किसी सख्त ज़मीन पर चल रहे हैं तो बहुत ईजीली मूव कर जाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली एक बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप इसी तरह से किसी ऐसी ज़मीन पे चल रहे हैं या जो कि गीली है, तो अब आप अगर चलते हैं तो वो क्या करता है, नीचे चला जाता है आपका पाँव। तो इससे क्या होता है कि जो आप फोर्स लगाते हैं ना, वो फोर्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो आपका पाँव नीचे की तरफ धंस जाता है और आपको चलने में मुश्किल होती है। अगर आप फिगर देखें 3.10 का 8, तो इसमें आपको ये बात अच्छी समझ में आ जाएगी कि आप जो है वो जब फोर्स लगाते हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन भी आपको ऊपर फोर्स लगाती है, जो कि एक्शन की होती है, जिसकी वजह से आप मूव कर सकते हैं। मतलब एक्शन की फ़ोर्स आपने लगाई, एक्शन किया ना, पाँव आगे बढ़ाया, रिएक्शन की फ़ोर्स ज़मीन ने लगाई, जिससे आप इजीली ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो ये जो चीज़ है आपको समझने वाली होगी कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी आप पे लगाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिगर 3.10 सी देखें तो इसमें आपको एक स्पेस शिप नज़र आ रहा होगा। आपको बराबर में पेज मैंने दे देता हूँ लगा के, इसीलिए ताकि आप इजीली देख सकें। तो स्पेस शिप उड़ने की कोशिश कर रहा है। कैसे उड़ता है कि उसके अंदर फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, वो फ्यूल प्रेशर लगाता है ज़मीन पे, और उस प्रेशर से जो है वो हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है वो उड़ता है। यानी स्पेस क्राफ्ट यानी ये जो हमारे पास स्पेस शिप सैटेलाइट होते हैं, ये उड़ते हैं। तो क्यों, कैसे उड़ पाते हैं कि वो जब ज़मीन पे जब वो फोर्स लगता है ईंधन से, तो वो ज़मीन भी जो है ऊपर एक फोर्स लगाती है, उन्हें धकेलती है, तो जिससे ये चीज़ें ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने किसी बोतल में बहुत सारी जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे एक्सपेरिमेंट के, वो बोतल में कोई मिंटॉस या कुछ डालते हैं, जिससे उसके अंदर बहुत सारे बबल्स बनते हैं और वो एकदम से चीज़ ऊपर की तरफ आती है, उड़ने लगती है, या फिर उसमें से वो बोतल बाहर आने लगती है। तो ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बनता है, ठीक है, प्रेशर बाहर निकलता है। तो जब प्रेशर ज़मीन पे फोर्स लगाता है तो ज़मीन भी उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, तो फिर वो चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, अगर वो उल्टी करके रखी हुई हो। और ऊपर अगर आसमान की तरफ हो तो वो जो प्रेशर होता है ऊपर की तरफ निकलता रहता है, ज़ाया होता रहता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ गए कि एवरी एक्शन, ये तो याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही चीज़ याद की थी, जो कि ये डेफिनेशन थी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं किया था, सिर्फ समझ कर गया था और पेपर दिया था, और बहुत अच्छा पेपर हुआ था, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी समझ के गया था, सिर्फ फार्मूले याद किए थे और ये डेफिनेशन, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं, ना फोर्स की, ना मास की, ना वेट की, किसी की डेफिनेशन याद नहीं की, सब समझा था। और ये डेफिनेशन सिर्फ याद की थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार डेफिनेशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है। इंसानों में ऐसा हो जाता है कि आपने कोई एक्शन किया, किसी को धक्का दिया, उसने आपको माफ़ कर दिया, तो उसने छोड़ दिया, लेकिन उसकी बॉडी ने फिर भी आप पे रिएक्शन लगाया, यानी उसकी बॉडी ने आपको भी कहीं ना कहीं फोर्स लगाई, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई किसी को पंच मारता है तो उसका हाथ भी ज़ख्मी होता है, क्यों? क्योंकि फिर उसकी जिस्म भी जो है वो वापस फोर्स लगाती है। हमारा
टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो आप फॉर्मूले आगे जो आप चीज़ें ड्राइव करेंगे जैसे टॉर्क और जो है वो दूसरी चीज़ें जब आप आगे पढ़ेंगे जाकर, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन था ना, या जिसे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, F=ma, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा आगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा उठकर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हो सके तो डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, और आइजैक न्यूटन की पिक भी दी हुई है आपको 66 पे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 1642 में ये जो पैदा हुए थे और 1727 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़े ये मशहूर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्राइटेरिया बता दूंगा। ग्रुप्स में नोट्स लेक्चर शेयर किए जाएंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स और आपको मैथ। ठीक है, तीनों पढ़ाई जाएंगी और तीनों ग्रुप्स तीनों की एक ही फ़ीस है, अलग अलग फ़ीस नहीं देनी होगी, पूरे साल में एक ही बार फ़ीस देनी होगी। ठीक है, तो आप खुद भी जानते हैं कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है और सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि जो मैनेजमेंट के अखराजात हैं वो निकाले जा सके, सिर्फ वो। आप जानते हैं कि 500 फ़ीस किसी भी चीज़ की नहीं, और इसमें नोट्स भी शामिल हैं, इसमें लेक्चर भी शामिल हैं, इसमें मॉडल पेपर भी शामिल हैं, इसमें गेस्ट पेपर भी शामिल हैं, इसमें जो है वो और जो आप चीज़ें पूछेंगे और जो क्लासेस होंगी वो भी शामिल है। तो 6-7 चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ में शामिल है। आपको पता है अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हैं या कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ आप लेक्चर की फ़ीस अलग, नोट्स की फ़ीस अलग, एग्ज़ाम की फ़ीस अलग, आपके पास गेस्ट पेपर की फ़ीस अलग, मॉडल पेपर की फ़ीस अलग, और जो पिकनिक वो तो चलें वो गैर निसाबी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी वो तो फ़ीसें अलग ही होती हैं। तो तमाम चीज़ों की फ़ीसें अलग, नोट्स वोट्स आप, लेकिन आपको हम तमाम चीज़ें इसी में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो जो है हम ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बना रहे ताकि बच्चों को आगे से आगे लेके चला जा सके। ठीक है, क्योंकि बुक्स जो हैं वो फ़िज़िक्स की बुक और मैथ की बुक मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हमने बनाया है ताकि बच्चे जो पूछते रहते हैं वो पूछते रहें। आप सवाल करेंगे, अच्छा सवाल होगा तो आपके सवाल से और बच्चों को भी फ़ायदा होगा, और बच्चों के भी और बच्चों को भी जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने पूछा कि सर वेट और मास में क्या फ़र्क है, अब कुछ और बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वेट और मास में क्या फ़र्क है, तो आपके पूछने से उनको भी समझ में आ गया कि हाँ भाई ये फ़र्क है, तो मैंने जवाब दिया। तो ग्रुप्स में ऐड होना चाहे तो हो जाइएगा। ठीक है, आपको मैंने चीज़ें बता दी। और आखिर में ये कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।